गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे जीके के प्रश्न देखने वाले हैं और ये हमारा पार्ट नंबर 14 है। और इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसमें हम ऑल ओवर एमपी और इंडिया की जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन देखेंगे, बाकी और भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो जो आपको पैटर्न है उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। और बाकी आप जो है, जो मैंने बुक बताई है उनको भी आप रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो जीके है वो आप पढ़िए। देखिए, करंट के आपसे कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जिन लोगों ने अगर करंट नहीं पढ़ा है तो वो अब करंट के चक्कर में ना पड़ें। जो आपने पहले से पढ़ा है स्टैटिक जीके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो मिसलेनियस है उसे आप जरूर पढ़ लेना, वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो मिसलेनियस जो लूसेंट का रहता है उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। बाकी एमपीजे के तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक से तो क्वेश्चन मुश्किल है, नहीं होंगे, एक आध क्वेश्चन होगा। तो इकोनॉमिक्स अगर आपको बेसिक नॉलेज है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हो गई ये कब क्या जो है वो लाई गई थी, क्या कैसा जो है वो जीडीपी रेट है, रिजर्व बैंक के बारे में अगर आपको पता है, बाकी बैंकिंग कितनी नेशनलाइज है, कब क्या किया गया था, कौन कौन सी समिति है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ ले जाएंगे। बेसिकली आपसे स्टैटिक ही पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है वो रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि निम्नलिखित में से कौन भारत का विश्व प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र है। विश्व प्रसिद्ध खनिज क्षेत्र है, अगर हम कहा जाए कि भारत में जो खनिज सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए, शिलोंग का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, छोटा नागपुर का पठार जो है वो यहाँ पर बात की जाए तो यह खनिजों के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? झारखंड में। झारखंड मेनली जो झारखंड हो गया, बिहार उड़ीसा तरफ जो है, मेनली जो है आपको झारखंड में ही देखने को मिलता है छोटा नागपुर पठार। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, जो कि भारत में खनिजों के लिए जाना जाता है। मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश में है, आपको मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। ये शिलोंग साइड देखने को मिलेगा आपको। शिलोंग पठार जो है वो, दक्कन का पठार जो है वो आपको मध्य प्रदेश के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो डेक्कन प्लेटो, दक्कन पठार जो है वो उन्हें कहा जाता है, जिसमें महाराष्ट्र वगैरह ये सब देखने को मिलती है। तो इस फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, चंदेलों ने खजुराहो में कितने मंदिर बनवाए थे? 85, 74, 65 या 22? अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने आपको बताए थे सारी चीजें। इसका आंसर हो जाएगा 85। 85 मंदिर जो है वो चंदेल शासकों द्वारा जो है वो बनवाया गया था। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? राजधानी थी खजुराहो, ठीक है, खजुराहो। तो वहीं पर जो है ये मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है यहाँ पर? कदरिया महादेव मंदिर है, ठीक है, कदरिया महादेव का मंदिर है, सबसे बड़ा है खजुराहो में। और बात की जाए यूनेस्को की विश्व धरोहर में, इसको कब लिया था? 1986 में। छतरपुर जिले में पड़ता है ये, छतरपुर जिले में जो है वो स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इन सबको आपको याद, चित्रगुप्त का मंदिर भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। दूल्हा देव का मंदिर भी आपको, दूल्हा देव, दूल्हा देव का मंदिर भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है खजुराहो में। तो जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको याद रखना है सारी ही चीज। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति इनके द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। कौन के द्वारा? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों। बात की जाए, बी ऑप्शन है राज्य विधानसभाओं के सदस्यों, और सी ऑप्शन है राज्य विधान परिषदों के सदस्यों, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी दरअसल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, वो इन सभी के द्वारा जो है वो चुना जाता है। प्रेसिडेंट अभी कौन है? रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट। ठीक है। आर्टिकल की बात की जाए 52 से लेकर 62 तक आर्टिकल होता है। एज की बात करें तो मिनिमम एज इसमें 35 मांगी जाती है। ठीक है। भारत का भारत का पहला प्रथम ओके प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, याद रखना है। ठीक है। राष्ट्रपति होता है। महाभियोग आर्टिकल 61 के लाता है महाभियोग, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ओके। 72 में जो है वो क्षमादान की शक्ति निहित है, क्षमादान, जिसमें बात की जाए तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से जो है वो किसी को अगर मृत्युदंड दिया गया है तो उसको माफ कर सकता है, बाकी सजा कम करवा सकता है। तो अगर कोई एक बार अपील करता है तो उसमें अगर राष्ट्रपति माफ कर दे तो ठीक है, दूसरी बार में जो है वो अपील नहीं की जा सकती, एक ही बार की अपील रहती है। तो ये सब जो है वो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के बारे में। ओके। राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। फर्स्ट जो है राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी आपको प्रेसिडेंट देखिए, महिलाओं की बात की जाए तो प्रतिभा पाटिल थी फर्स्ट। तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न राज्यों में से एक जो बिहार की सीमा नहीं है, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो आसाम जो बात की जाए, जो आसाम है यह दरअसल जो है वो बिहार की सीमा से नहीं लगता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। आसाम आपको जो है नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं वहाँ पर देखने को मिलता है, और यह आपको जो है वो बिहार, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है। और बात की जाए झारखंड हो गया, तो इससे जो है वो सीमा टच करता है बिहार का। ओके। तो इतना आपको याद रखना है बिहार के बारे में। अगला है यहाँ पर, संसद के सदस्य के पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए भारत में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कौन सी है? अगर आप संसद के पद के लिए जो है वो सदस्य के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ पर न्यूनतम जो है वो शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? स्नातक होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या आप बात की जाए जो SSLC जो हाई सेकेंडरी होता है, 10th होता है, तो इसके समकक्ष जो है आपके पास होना चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेताओं को कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जो लोग नेता बनना चाहते हो, अगर वो अनपढ़ है, बिना पढ़ा लिखा हुआ है, वो आराम से जो है वो चुनाव लड़ सकता है, तो ये उनके लिए है। बाकी अगर आपको 4th ग्रेड की भी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन मांगती है मिनिमम 10th क्लास, तो ये नेताओं के लिए रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये कौन से आर्टिकल के अंदर देखने को मिलते हैं? 79, 80, 81। ओके। तो ये आर्टिकल आपसे याद रखना है। आर्टिकल जो है वो कई बार पूछा जाता है। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसकी सदस्यों की आयु जो रहती है वो 30 वर्ष रहती है, मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष मांगी जाती है। ओके। लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है, निम्न सदन कहा जाता है इसको। और राज्यसभा को बात की जाए तो उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन, या आपको स्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा को जो है वो भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। तो ये भी आप याद रखना है लोकसभा राज्यसभा के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता के बाद गुजरात में विकसित किया गया पहला बंदरगाह जो है वो कौन सा था? कांडला, कच्छ, मारगावो या पारादीप? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कांडला। कांडला जो है ये गुजरात में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कांडला गुजरात में जो है यहाँ पर आपको ये बंदरगाह है। कच्छ भी आपको देखने को मिलता है, कांडला मोस्टली जो है पूछ ली जाता है। गुजरात में बात की जाए तो मूंगफली सबसे अधिक होती है भारत में। देखा जाए जो गुजरात है वहां पर सबसे अधिक मूंगफली देखने को मिलता है। गुजरात की तटीय रेखा सबसे अधिक है, सभी राज्यों से देखा जाए तो सबसे अधिक जो है वो तटीय रेखा बात की जाए तो गुजरात की है। ओके। तो ये आपको याद रखना है गुजरात के बारे में। अगले प्रश्न, पारादीप आपसे पूछ रहे हैं तो ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है। तो उड़ीसा, इसको भी याद रखना है, पारादीप।
जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वीप का नाम जो है वो व्हीलर द्वीप हो गया, एपीजे कलाम हो गए, तो ये जो है वो उनका नाम करके कर दिया गया, व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया, पारादीप उड़ीसा में। नेक्स्ट है यहाँ पर सुंदर वन बाघ अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और झारखंड। पश्चिम बंगाल में इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य जो है वो, और सुंदरवन डेल्टा आपको जो है ये भी पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलता है, ठीक है, वहीं पर जो है बनता है, और पश्चिम बंगाल जो है इसका आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है पश्चिम बंगाल। बाकी मैं कुछ और आपको बता दूं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया, ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में हो गया। और बात की जाए आपको काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? आसाम में, ठीक है। और बात की जाए दिहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये भी आसाम में देखने को मिलेगा, ये नवीनतम है तो याद रखना है, इसका पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। काजीरंगा हो गया, दहिंग पटकई हो गया, काबुल लाम जाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? मणिपुर में, मणिपुर में देखने को मिलेगा, ओके। तो ये आपको याद रखना है। गिर, गिर नेशनल पार्क है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गुजरात में, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। संजय गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। मधुमलाई नेशनल पार्क, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु याद रखना है, ये सभी याद रखना है। बांदीपुर कर्नाटक, काजीरंगा आसाम, दिहिंग पटकई आसाम में, काबुल लामजाओ मणिपुर में है, गिर हो गया गुजरात में, संजय और मधुबलाई जो है वो आपको याद रखना है तमिलनाडु में, ठीक है। पेरियार आपसे पूछ लिया, पेरियार, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? केरल में, क्योंकि वहां पर पेरियार नदी है, तो ऐसे याद रख सकते हो, केरल में देखने को मिलता है, ओके। और बाकी आपको मध्य प्रदेश के तो सारे याद होना ही चाहिए, मध्य प्रदेश के जितने भी नेशनल पार्क हैं और जो अभ्यारण्य हैं उनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, भारतीय बैंक के नोट के भाषा पैनल पर निम्न में से भाषा कौन सी नहीं दर्शाई जाती? वैसे अगर देखा जाए हमारे संविधान में 22 भाषा हैं, ठीक है, 22 भाषा हैं, और भारतीय नोट पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आसामी हो गया, डोंगली हो गया, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कांकड़ी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और तेलुगु और उर्दू, ये जो है वो लैंग्वेज देखने को मिलती है भारतीय नोट पे। तो बचा इसमें कौन सा? भोजपुरी, ये नहीं होती है। बाकी सभी आपको देखने को मिलेंगी, कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 जो है वो लैंग्वेज होती है हमारे करेंसी पर, ठीक है, करेंसी पर 15 लैंग्वेज है। लेकिन अगर देखा जाए तो 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी है? 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ओके, 22 भाषा है। और जो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, DBMS। डी से डोंगरी याद रखना है, ठीक है, बी से बोडो, ठीक है, एम से एस से संथाली हो गया, और एम से बात की जाए डोंगरी, बोडो, मैथिली, ठीक है, मैथिली। और बात की जाए संथाली जो थी वो बात की जाए, ये 4 लैंग्वेज जो है 92वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। अनुसूची जो है वो यहाँ पर 22 भाषा को जो है वो है। आर्टिकल आपसे पूछ लिया है कि आर्टिकल जो है वो कौन से है? 343 के अंतर्गत जो है वो आर्टिकल के तहत जो है वो भारत में कौन कौन सी लैंग्वेज है इनका जो है वो बताया गया। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, काहिरा बांध जो है कहाँ पर है? कैमूर जिला, शिवपुरी, रीवा और धार। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कैमूर जिले में जो है वो काहिरा बांध है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी और भी मैं आपको जो मध्य प्रदेश में जैसे कि चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर कौन कौन से बांध हैं आपको देखने को मिलेगा? जवाहर, सागर,
बांध, जवाहर सागर बांध हो गया। जवाहर सागर बांध ये कोटा में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। दूसरा जो है वो, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा। दूसरा गांधी, गांधी सागर बांध है, ठीक है। गांधी सागर बांध ये मंदसौर में देखने को मिलेगा। और तीसरा जो है वो जवाहर गांधी राणा, राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको रावत वोटा में चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलेगा। रावत वोटा, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो इन सबको याद रखना है। चंबल में आपको इंदिरा गांधी हो गया, ओंकारेश्वर बांध हो गया। तो ये आपको जो है वो सरदार सरोवर बांध हो गया, ये नर्मदा नदी पर देखने को मिलते हैं। और एक पूछ लिया जाता है कि बाण सागर परियोजना ये किस पर है। बाण सागर परियोजना ये आप याद रखना है, सोन नदी पर है। और ये एमपी, यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जिसमें जल विभाग जो है 2:1:1 में देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और भी है जैसे कि बरगी परियोजना हो गई, तो ये बरगी नदी पर देखने को मिलती है। रानी अवंतीबाई परियोजना भी कहते हैं। हलाली हो गई, तो हलाली नदी पर है। सम्राट अशोक परियोजना के नाम से जानता है इसको, ठीक है। तो ये आपको विदिशा में देखने को मिलेगी। तवा नदी पर है। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी बांध जो है वो होशंगाबाद में तवा नदी पर बना हुआ है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। राजघाट परियोजना हो गया, जो कि किस पर है, बेतवा नदी पर है, जिसको माता टीला हो गया और लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। संत शिवाजी परियोजना जो बिजली संयंत्र परियोजना है, ये खंडवा में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, पंचतंत्र यह किसके द्वारा जो है वो लिखित है, ठीक है। पंचतंत्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कालिदास या तुलसीदास या रन्ना। तो पंचतंत्र जो है वो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित है। ये आपने देखा होगा मालगुड़ी डेट, माल मालगुड़ी डेज, डेज, ठीक है। ये किसके द्वारा है, ये आर के नारायण के द्वारा, नारायण, ठीक है। तो आपने बचपन में काफी टीवी पर जो है वो मालगुड़ी डेज आता था, तो ये आपने देखा होगा कई बार जो है वो वहां पर हमें देखने को मिलता था मालगुड़ी डेज। और भी बुक हैं, मैं आपको कुछ और बुक नाम लिखा दूं। जैसे कि बात की जाए पंचतंत्र, तो यहाँ पर आपको पता है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, ओके। और कालिदास के द्वारा कौन सी लिखी गई थी, कालिदास, कालिदास की बात की जाए तो आपको याद रखना है कालिदास की, तो एक तो शकुंतलम है, ठीक है। तो ये कई बार जो है वो पूछ ली जाती है कालिदास की। आगे आपसे पूछ ली जाए, मान लो कि जो शूद्रक के द्वारा कौन सी लिखी गई थी, शूद्रक, मृक्ष कटिकम, ठीक है। शूद्रक के द्वारा जो है वो, शूद्रक के द्वारा मृक्ष कटिकम लिखी गई थी। और कामसूत्र जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, बादशाहन के द्वारा, बादशाहन के द्वारा जो है वो कामसूत्र बुक लिखी गई थी। और बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। जितनी भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैथिली शरण आपसे पूछ ली जाती है, मैथिली शरण के द्वारा कौन सी लिखी थी, मैथिली शरण भारत भारती, भारत भारती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और भी हैं, वैसे देखा जाए तो और भी बहुत सारी बुकें हैं आपको देखने को मिलती हैं, जैसे राजतरंगिणी हो गई, कल्हड़, कल्हड़ के द्वारा जो है वो राज तरंगिणी, ठीक है। तो ये भी जो है वो कल्हड़ के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। बाकी कालिदास मालगुड़ी डेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। कालिदास की बात की जाए तो ये आपको यहाँ पर रघुवंश, अब ये आपको शकुंतलम हो गई, रघुवंशम हो गई, कुमार संभवम हो गई। तो ये जो है वो कालिदास के द्वारा देखने को मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में केवल 2 ही जिले देखने को मिलते हैं, ठीक है।
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गोवा या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। गोवा में जो है वो दो ही जिले हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, दो जिले हैं दरअसल। गोवा की राजधानी पणजी है, जो कि पांडवी नदी के जो है वो किनारे बसा हुआ है। तो पणजी पांडवी ऐसे करके याद रख सकते हो आप। सबसे सबसे छोटा राज्य आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन सा है, गोवा है। ठीक है, गोवा है सबसे छोटा राज्य। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जो और बात की जाए, देखिए सबसे बड़ा तो आपको पता है राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, और सबसे छोटा बात की जाए तो गोवा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा जल जो है आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे, तो ये भी आप याद रखना है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत क्षेत्र के जरिए से दुनिया में डैश सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में भारत स्थान पर है। यानी ये दुनिया के बारे में, मतलब दुनिया की कंपैरिजन किया गया है कि जो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत जो है वो दुनिया में कौन से नंबर का जो है वो देश जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन है सातवां, तीसरा, ठीक है, तीसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, सातवां, दूसरा। तो यहाँ पर से अच्छा ये तीसरा था, तो इसका आंसर देखिए हमारा डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। दरअसल दुनिया में सातवें नंबर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए देश है भारत। ठीक है, जिसमें बात की जाए तो इसका एरिया जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। अगर हम पूरे भारत के बात की जाए तो इसका एरिया जो है वो देखा जाए तो कितना गिरता है, 2.42% के करीबन जो है वो गिरता है। ठीक है, अगर हम पूरे जो देश हैं बाकी के मुकाबले, तो ये 2.42% जो है वो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, और जनसंख्या में बात की जाए तो जनसंख्या में दूसरा स्थान है। जनसंख्या की अगर हम बात करें, जनसंख्या इसमें 17.5% का भागीदारी है विश्व में हमारा भारत। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी जो है वो एक क्रॉस कर जाएगा। पहले नंबर पे तो आपको पता ही है चाइना है। ठीक है, अगर देखिए एरिया भी ठीक है आपसे पूछ लिए जाते हैं, लेकिन आपसे जो पूछ लिए जाते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं कौन कौन से जो है वो टच करते हैं, तो याद रखना है बचपन में MBA। ठीक है, बचपन में MBA। तो बांग्लादेश। ठीक है, और ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि क्रम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा जो सीमा है कौन सा देश के साथ साझा करती है, तो सबसे ज्यादा जो है वो बांग्लादेश के साथ, उसके बाद बात की जाए तो चीन, उसके बाद बात की जाए तो पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद ना से नेपाल, और एम से बात की जाए तो म्यांमार, और बी से बात की जाए तो भूटान, और ए से बात की जाए तो अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये क्या क्रम याद रखना है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो बचपन में MBA करके आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो टच करता है वो बांग्लादेश से, और सबसे कम बात की जाए तो अफगानिस्तान से। ओके, तो ये आपको सारी चीजें जो है वो फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसको भारतीय सिनेमा के जनक जो है वो कहा जाता है। राज कपूर, अमिताभ बच्चन, दादा साहब फाल्के, मनोज कुमार। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, दादा साहब फाल्के। यह भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसको लेना था, अभी करंट का याद रखना है आपको, रजनीकांत को दिया गया था। पहला कौन को दिया गया था, 1969 में दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी पहला जो मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को दिया गया था। अभी करंट में रजनीकांत को, इससे पहले अमिताभ बच्चन को दिया गया था, उससे पहले जो है वो विनोद खन्ना को दिया गया था। ठीक है, तो अभी करंट का पूछ जाता है तो करंट का याद रखना है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यह बात की जाए तो भारतीय सिनेमा में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित दो राज्यों का उल्लेख करें। दक्षिण में उद्देश्य। ठीक है, ये कुछ मध्य प्रदेश का
नक्शा बना दिया है मैंने बहुत ही शानदार। और हमें पूछा गया है दक्षिण मतलब इस तरफ, इस तरफ। तो यहाँ पर तो महाराष्ट्र है और इधर क्या है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ है तो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र। अच्छा, इसमें मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित दो राज्यों का उल्लेख है, तो ऑप्शन भी हमें देखना पड़ेगा पहले तो। देखिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा दिया हुआ है, राजस्थान उत्तर प्रदेश, तो राजस्थान तो इधर है, उत्तर प्रदेश इधर है, ये गए महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ वैसे देखा जाए तो ये आपको नॉर्थ साउथ में देखने को मिलता है, तो हम इसको आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, ठीक है। और बात की जाए महाराष्ट्र हो गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न। आंध्र प्रदेश आपको नीचे देखने को मिलता है, तेलंगाना के नीचे जो है वो आंध्र प्रदेश है। और तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। एमपी जो है वो 5 राज्यों से सामा कर 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, सीमा साझा करता है सबसे ज्यादा एरिया में देखा जाए तो राजस्थान से, ठीक है। और जिलों वाइज देखा जाए तो जिला सबसे ज्यादा कौन के, यूपी से टच करते हैं, ठीक है, यूपी से टच करते हैं। और राजस्थान से जो है वो सीमा देखा जाए तो, और सबसे कम जो जिले हैं वो गुजरात से 2 ही जिले जो है वो टच करते हैं, तो ये भी आप याद रखना है सारी चीजें। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस संविधान संशोधन में दल बदल बिलोरी जो है वो ये लाया गया था। 52, 51, 52, 53, या बात की जाए आपको देखने को मिलेगा 54, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें दल बदल विरोध को जो है पेश किया गया था। मतलब दल बदल का विरोध है, जैसे कि कोई पार्टी जीती है, अगर कोई नेता दूसरी पार्टी में चला जाता है तो वो जो है वो उसको जो है वो निकाल दिया जाएगा, या उसकी जो है वो इलेक्शन बर्खास्त कर दिए जाएंगे, उसको जो पद है उससे निकाल दिया जाएगा। तो ये दल बदल का जो है वो कानून है। अनुसूची आपसे पूछ लिया है, अनुसूची तो 10 बहाने करके ले गए थे, ठीक है, 10 बहाने करके ले गए थे। तो 10वीं अनुसूची में जो है वो 52वां संविधान संशोधन है, दल बदल, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, राजा संग्रहालय राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। रानी दुर्गावती संग्रहालय, तुलसी संग्रहालय, गुजरी महल संग्रहालय, या जहांगीर महल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ग्वालियर में। ग्वालियर में आपको देखने को मिलेगा सास बहू मंदिर, ये किसके द्वारा, महिपाल के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। तो ये भी कहाँ है, ग्वालियर में ही है, ठीक है। इसे भी आपको याद रखना, सास बहू महल हो गया, गुजरी महल हो गया, ठीक है। तो गुजरी महल तो हो गया राजा मानसिंह के द्वारा, सास बहू महल हो गया महिपाल के द्वारा। और जो हमारा ग्वालियर का किला है जिसे हम पूर्व कैथेड्रल कहते हैं, तो ये आपको राजा सूरसेन के द्वारा बनवाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आपको देखिए जय विलास पैलेस, ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। एक याद रखना है माधव विलास पैलेस, लोगों को कंफ्यूजन होती है, तो ये भी ग्वालियर में नहीं है, ये शिवपुरी में है, ठीक है। याद रखना है, बिल्कुल गलती मत कर देना, शिवपुरी में है ये माधव विलास पैलेस। जय विलास पैलेस जो है वो आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि होगी, जो पहला मेडिकल कॉलेज था गजराजा जो मेडिकल कॉलेज है, ये भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, ठीक है। तो ये भी है। घाटी गांव अभ्यारण्य हो गया, तो ये भी आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। माचिस बनाने का कारखाना, ये भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिलेगा। तो ये सब पॉइंट हैं, आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। रूप सिंह स्टेडियम, ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, जो कि दूधिया रोशनी वाला जो है वो ये स्टेडियम है। रूप सिंह जो थे वो हॉकी के खिलाड़ी थे, और पर ये क्रिकेट का स्टेडियम है, रूप सिंह स्टेडियम, ठीक है, जो कि आपको ग्वालियर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, श्री ओंकार मानदाता मंदिर जो है ये किस लिए जाना जाता है। टनल, ज्योतिर्लिंग, गुफाएं, या पंचामृत। इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिर्लिंग। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, खंडवा में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में 2 ही ज्योतिर्लिंग है, एक तो ओंकारेश्वर की हो गई, और एक जो महाकाल उज्जैन में है, ठीक है। तो ये हो गई इसी खंडवा में, इसी ओंकारेश्वर जो मंदिर है उसको ममलेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ममलेश्वर, ठीक है। तो ये भी कई बार पूछ लिया गया है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये नर्मदा नदी के किनारे है, नर्मदा
नदी के किनारे है, नदी नदी के किनारे है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, खंडवा में। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र लगभग जो है वो 1200 किलोमीटर के अपने जल मार्ग से जो है वो ऊपरी पर्वत श्रृंखला में नामचा बरवा तक उसे डैश कहते हैं। नामचा बरवा पर्वत से जैसे ही जो है वो गुजरती है, उसको जो है नाम ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बदल जाता है। और बात की जाए तो उससे पहले जो है वो उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन यहाँ पर धनऋषि, मानस, तीस्ता या सांगपो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सांगपो जो है उसको कहा जाता है। उसके बाद जो है नामचा बरवा पर्वत जो कि तिब्बत में देखने को मिलता है, तो वहां से जो है प्रवेश करती है तो उसे आपको भारत में देखने को मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की सबसे बड़ी नदी है और इसके द्वारा माजुली द्वीप माजुली द्वीप देखने को मिलता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? आसाम में है। ठीक है, तो आसाम में है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल, मोरारजी देसाई, एल के आडवाणी, जगजीवन राम। देखिए आखिरी पूछे गए हैं। पहले तो आपको पता होगा डॉक्टर जो सर्वपल्ली थे वो पहले उपराष्ट्रपति थे, सॉरी वो उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उपराष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर बात की जाए तो अंतिम उप प्रधानमंत्री पूछे गए, तो अंतिम उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी थे, तो यह अंतिम बने थे। ओके, तो इनका नाम याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से कौन मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है? मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। कुछ इस तरीके से मैंने आपको बना दिया है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये मालवा है। ठीक है, ये देख रहे हो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हो और यहाँ पर आप देख रहे हो ये रीवा का है और ये बुंदेल खंड का है। ठीक है, ये नर्मदा सोन हो गई। तो यहाँ पर ये वाला मालवा देख रहे हो, यहाँ पर आपको दो महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगे, एक तो उज्जैन है और दूसरा इंदौर है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। सबसे बड़ा पठार आपको यही देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा पठार है ये उज्जैन। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर क्योंकि ये लावा से निर्मित बना हुआ, लावा से निर्मित है। ठीक है, लावा से निर्मित है ये मालवा का पठार। काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। ओके, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।